हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि समीकरण होता क्या है। तो जब दो राशियों के बीच बराबर यानी कि इक्वल टू का चिन्ह होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है x+3 मान लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, बराबर हम 8 मान लेते हैं। यानी कि यहाँ पे यदि इक्वल टू का चिन्ह है तो हम उसे समीकरण कहेंगे, यदि वहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं होगा, अगर वहाँ इक्वल टू का चिन्ह नहीं होगा तो उसे समीकरण हम नहीं कहेंगे। तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। यदि वहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे x+3 दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, इक्वल टू के बराबर में कोई संख्या नहीं है, तो हम इसे समीकरण नहीं कह सकते, हम इसे बीजीय व्यंजक कहेंगे, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी किसी राशि का समीकरण होने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह हो, इसे हम समीकरण कहेंगे, वरना हम उसे समीकरण नहीं कहेंगे, उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे अगर इक्वल टू का चिन्ह नहीं होगा तो। अब हम जानते हैं कि चर क्या होते हैं। तो चर वह अक्षर होता है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं होता, हम इसे x, y, z, a, b, c आदि से दर्शाते हैं। यानी कि एक ऐसा मान होता है चर जिसका हमें पता नहीं होता है कि उसका मान क्या होगा, उसका मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। वो चर लेटर्स में होते हैं, जैसे कि x हो सकता है, y हो सकता है, z, a, b, c, p, q कुछ भी हो सकता है लेटर्स में। तो चर की वैल्यू जो होती है हमें ज्ञात करनी होती है, हमें उसका मान नहीं दिया होता। यहाँ पे एक उदाहरण की सहायता समझेंगे। यहाँ पे दिया है x+5 इक्वल टू में 12। यहाँ पर x है, यानी कि जो x है यह हमारा क्या है, यह हमारा चर है। और हमने पढ़ा था कि समीकरण क्या होता है, जब वहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह आ जाए तो उसे हम समीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ एक समीकरण भी है और यहाँ पे चर क्या है, चर यहाँ पे हमारा x है। यहाँ x चर है क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता, हमें नहीं पता कि x का मान क्या होगा। x कोई एक ऐसी संख्या है जिसे यदि हम 5 से प्लस करेंगे तो हमारा इक्वल टू में आंसर 12 आ जाएगा, और जो कि हमें पता नहीं कि हमारा x क्या है, तो इसे हम फाइंड करते हैं, इसे ही हम चर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि रैखिक क्या होता है, यानी कि रैखिक समीकरण क्या होता है। जिसमें चर की घात यानी कि पावर केवल 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसमें जो चर है यानी कि x, y, z जो भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल में हमें यहाँ पे x चर है, यहाँ पे जिसकी पावर 1 होनी चाहिए, यानी कि 1 से अधिक इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ हमारा रैखिक समीकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पे हम x की पावर क्या मानते हैं, यहाँ पे हमारी x की पावर 1 होती है। यहाँ पे यदि x की पावर 2 होगी तो यह रैखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है रैखिक समीकरण के लिए कि यहाँ पे x की पावर क्या हो, 1 हो। तो ये हमारा रैखिक समीकरण है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक चर भी है, यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, यानी कि हमारे एक रैखिक समीकरण भी है, और यहाँ पर पावर 1 है, पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ रैखिक समीकरण है चाहिए। और समीकरण होने के लिए आवश्यक है, हमारा चैप्टर का नाम ही है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि चर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ही चर होना चाहिए, या तो वो x हो सकता है, या चाहे वो y हो सकता है, z हो सकता है, पर चरों की संख्या केवल 1 होनी चाहिए। x हो सकती है, y हो सकती है, z हो सकती है। फिर पावर, यदि हम पावर की बात करें तो पावर रैखिक समीकरण की, यहाँ पे हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही है रैखिक समीकरण। तो यहाँ पे पावर भी क्या होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी। रैखिक समीकरण के लिए आवश्यक है कि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ समीकरण है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, और हम यहाँ भी जानते हैं कि यह क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चर है जो कि x है, और इसकी पावर भी क्या है, पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसकी पावर 1 मानते हैं हमेशा। जब यहाँ पे पावर नहीं होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर 1 काउंट करते हैं, तो इसकी पावर क्या हुई,
1 हुई, यानी कि यहाँ एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो जो ये वाला पक्ष है इसको हम LHS कहते हैं, और जो ये इक्वल टू का इधर वाला पक्ष इसको हम कहते हैं RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हमें x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हम इसको सोल्व करें तो हमारा आंसर 13 आए, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू की इधर हमारा 13 है तो इधर भी हमारा 13 आना चाहिए। तो यानी कि अब हमें x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा जो आंसर आए वो 13 आ जाए, यानी कि इधर भी 13 रहे और इधर भी 13 रहे। इसके लिए हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमें दिया हुआ है 2x - 3 इक्वल टू में 13। अब 2x ऐसा कैसे लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 13 है, 13 यहाँ लेंगे, यहाँ पे हमारे पास -3 है। जब ये -3 को इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस से प्लस में होगा, यानी कि इक्वल टू के इधर लाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि ये माइनस का है तो यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, और यदि यहाँ प्लस का होता तो यहाँ के माइनस का हो जाता। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो जब हम इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब हम 2x इक्वल टू में अब हम 13 + 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 2x इक्वल टू में 16 हमारे पास आया है, यानी कि जब हम x को यहाँ पे ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और 16 लिख लेते हैं, जो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, तो जब हम इसको इक्वल टू के इधर में लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यानी कि जब हम 2 को, यानी कि x का मान क्या आया हमारे पास, 8 आया। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि जैसे हमारे पास प्लस का चिन्ह है और जब यदि हम इसको प्लस का कोई भी चिन्ह हुआ, जब हम उसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, और यदि वो माइनस का है और उसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ऐसे ही यदि हमारे पास मल्टीप्लाई का है और इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा, और यदि डिवाइड का है तो इक्वल टू के इधर ले जाने पे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में था क्योंकि 2 × x है, यानी कि 2x है, तो जब हम इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा, हमारे डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 2 इसके अपोन में आ जाएगा। तो जब हम इस इक्वेशन जो कि हमें दी हुई है 2x - 3 इक्वल टू में 13, जब हम x का मान यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास x का मान 8 आया तो x की जगह पे हम 8 रख देंगे -3 इक्वल टू में 13। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूने 16 -3 इक्वल टू में 13। 16 में से जब 3 जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 13 इक्वल टू में 13, यानी कि हमारा दोनों पक्ष क्या आया है, LHS और RHS हमारा इक्वल आया है। इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा x का जो मान है वो 8 आया है, और जब 8 को हमने हमारे समीकरण में रखा तो हमारा LHS और RHS है वो इक्वल आया है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। यहाँ में दिया हुआ है 2x + 18 इक्वल टू में 3x। अब हम जानते हैं कि हमारा समीकरण है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह है, तो यह हमारा समीकरण कैसा है, एक चर वाला समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो चर दिया हुआ है वो x दिया हुआ है, यानी कि चरों में विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चरों में विभिन्नता यानी जैसे कि मान लो 2x दिया हुआ है हमारे पास +18 है इक्वल टू में 3y दे दिया, तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास चरों में भिन्नता है। यहाँ पर हमारे पास एक चर x है और दूसरा चर y है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 2 चर दिए हुए हैं, इसलिए हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा ये। और ये हमारा कैसा है, रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण कैसा होना चाहिए, जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है, तो यह हमारा कैसा समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम करेंगे 2x, हमें दिया हुआ है 2x + 18 इक्वल टू में 3x। अब हम 2x में 18 नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि यह हमारा चर है और ये हमारी अचर है। चर में अचर को नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए हम जो चर दी हुई है और जो दूसरी चर इक्वल टू की दर में दी हुई उसको सोल्व करेंगे, यानी कि हम 18 वैसा का वैसा लिख देंगे इक्वल टू में 3x। अब यहाँ हमारे पास 2x है, यानी कि यहाँ पे किसी का भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ हम मानते हैं प्लस का चिन्ह है। जब हम इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x, यानी कि 18 इक्वल टू में जब हम 3x में से 2x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि x।
तो यानी कि अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारा x का मान आया है वो हमारा x का मान सही आया है। यानी कि हम x का मान निकालने के बाद जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि जो हमने x का मान निकाला है वो सही आया है नहीं, क्योंकि हमारा LHS और RHS इक्वल आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमने x का मान निकाला है वो सही है। इस x का मान समीकरण में रखने से हमें हमारे उत्तर की जांच हो जाती है कि वो हमारा उत्तर सही आया है या नहीं, यानी कि हमारा x का मान सही आया है या नहीं, इससे हमें यहाँ पता चल जाता है। आइए एक और उदाहरण की सहायता से समझें। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x+3 = 10। मान लीजिए हमारे पास x टॉफ़ियाँ हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हैं, तो उसे हमने x मान लिया। और यदि मैं कहूँ कि उसमें 3 टॉफ़ियाँ और जोड़ दें तो वो हमारे पास 10 हो जाएंगी। पर हमें यह ज्ञात करना है कि हमारे पास टॉफ़ियाँ कितनी थी जिसे 3 जोड़ने पर हमारे पास 10 हो गई। तो आप इसे ऐसे तो सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास 60 टॉफ़ियाँ होंगी, जब हमने उसमें 3 जोड़ा तो हमारे पास 10 टॉफ़ियाँ टोटल हैं। ये तो हम आसानी से कह सकते हैं, परंतु ये तो एक सिंपल इक्वेशन है। यदि इससे डिफ़िकल्ट इक्वेशन होगी तो हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। इसलिए हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम x+3 = 10 दिया हुआ है। अब हम x वैसा का वैसा लेंगे, इक्वल टू में 10 है, प्लस का चिन्ह हम जानते हैं कि जब इक्वेशन के इधर लेके जाते हैं तो प्लस का चिन्ह किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। यानी कि x = 7, यानी कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 7। यानी कि यदि हम जो हमें समीकरण दिया हुआ है x+3 = 10, यानी यदि हम x की वैल्यू 7 रखें, यदि हमने x की वैल्यू यहाँ पे 7 रखी और प्लस में 3 = 10, यानी कि हमारे पास 60 टॉफ़ियाँ थी, जिसमें से हमने 3 टॉफ़ियाँ और प्लस करके कर दी, तो हमारे पास टोटल कितनी टॉफ़ियाँ हो गई, 10 टॉफ़ियाँ हो गई। यहाँ पे हमने जोड़ करके देखा है, यानी कि हमारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हो गई, 10 टॉफ़ियाँ हो गई। यानी कि हमारा यहाँ LHS और RHS इक्वल आया है। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी x की वैल्यू आई है वो करेक्ट आई है, क्योंकि यहाँ पर हमारा LHS और RHS इक्वल आया है। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 7 निकल के आ गई, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पहले 60 टॉफ़ियाँ थी, उसमें 3 टॉफ़ियाँ और प्लस करने पर हमारे पास टोटल टॉफ़ियाँ 10 हो गई। तो आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।